सो वेलकम स्टूडेंट्स विद द न्यू एपिसोड 15 में आपका स्वागत है। आई होप आपको एपिसोड 14 जो हमने स्टार्ट किया था अपना लेसन नंबर 2 चैप्टर 2 जिसका नाम था 5 ईयर प्लान्स इन इंडिया अचीवमेंट्स एंड गोल्स, तो उसके बारे में आपको समझ आया हो। जहां पे हमने बात की थी गोल्स के बारे को लेके, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म गोल्स होते हैं, जहां में हमने बताया लॉन्ग टर्म गोल्स क्या होते हैं, शॉर्ट टर्म गोल्स क्या होते हैं, 5 ईयर प्लान्स क्या होता है, इकोनॉमिक प्लानिंग क्या होती है। तो बच्चों ने उसमें कोई डाउट्स मेंशन किया नहीं है, सो थैंक यू सो मच और लाइक देने के लिए और अपने कमेंट बॉक्स में नाम लिखने के लिए। तो फिलहाल मैं ये चीज आज हम प्रोसीड करेंगे अपने एपिसोड 15 में, जिसमें हम बात करने वाले हैं फीचर्स, अचीवमेंट्स एंड फेलियर्स के बारे में। अचीवमेंट्स पता ही है कितना अचीव किया, फेलियर मतलब कहाँ फेल हो गई। तो फीचर्स की बात कर रहे हैं तो अपने बुक्स में अगर आपने देखा होगा तो लिखा है फीचर्स ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज परस्यूड अंडर प्लानिंग टिल 1991 तक की जो हमारी प्लानिंग थी, जो फीचर्स थे, कैसी थी हमारी, हमें क्या सोच के हम प्लान करते थे। जैसे कि आज आप छोटे हैं, आप क्लास 12th में, तो आपकी क्या प्लानिंग है, आपकी क्या स्ट्रेटेजी है। आप अपने से स्कोर ओरिएंटेड, आप फ्यूचर ओरिएंटेड, बहुत कम बच्चे होते हैं। तो बहुत कम बच्चे जो होते हैं एट द एज ऑफ 18 अपना 35 या 40 ईयर्स का फ्यूचर्स देखते हैं, या अपने बुढ़ापे की पेंशन का सोचते हैं। कोई भी इतना ऐसा नहीं सोचता है। तो आपकी तब की सोच, यानी कि अब 2040 में आप बोलेंगे 2020 मेरी क्या सोच थी। तो वैसे जो 5 ईयर प्लानिंग थी उसमें क्या मेन फोकस लिया गया 1991 तक, और उसके बाद क्यों सोच बदल गई। तो बदली क्यों, वो चैप्टर 6 में बता रहा हूँ, चैप्टर 6 में हम पढ़ेंगे। और ये कॉन्टिन्यूली एपिसोड रहे, प्लीज कॉन्टिन्यू बैक टू बैक जो होंगे ये एक के बाद एक चेंज की तरह चलेंगे। अगर आपने ये एपिसोड मिस किया तो आप प्लीज प्रीवियस एपिसोड देख लें। और एपिसोड जो हो गए चैप्टर 1 से देखते हुए हैं, चैप्टर 1 के एपिसोड 12 से स्टार्ट हुए थे इसके, और 12th एपिसोड से स्टार्ट करें आप सीक्वेंस में, तो देखते हुए आएंगे तो ही आपको ये जो इंडियन इकोनॉमिक्स है वो इजीली समझ आ जाएगी। पूरी इकोनॉमिक्स अगर इंडियन इकोनॉमी पूरा अच्छे से समझना है तो ये लेक्चर्स लगा लें, बिल्कुल इजीली आपको इंडियन इकोनॉमी हिस्ट्री में कैसी थी, उसके बाद कैसी थी, ये सारा समझ आएगा। एपिसोड 12 से आप इसको देख सकते हैं। आज एपिसोड 15 की अगर बात करें, दैट इज द फीचर्स ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज परस्यूड अंडर द प्लानिंग टिल 1991। कैसे क्या सोच के प्लान करते थे। सो प्लानिंग इन इंडिया वाज विटनेस अ मार्क्ड शिफ्ट इन द इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट इन द ईयर 1991। According to features of economic policies are often studied separately for the pre-1991 period and post-1991 period। Obviously इनको डिवाइड कर दिए, 2 स्लॉट्स बना दिए, एक 1991 से पहले वाला और 1991 के बाद के वाला। ऐसा क्या हुआ 1991 में, तो ये 6 चैप्टर में तो हम अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे तो क्या हुआ था, तब हम ये प्रीवियसली भी आपको कैप्चुलेट कर देंगे। तो फिलहाल आप ये समझे कि 1991 तक की जो पॉलिसी बनाती थी गवर्नमेंट क्या सोचती थी, अभी नहीं, 1991 तक क्या सोचती थी। सबसे पहला जो उनका पॉलिसीज का जो फॉर्मेशन होता था, सबसे पहला जो टारगेट रहता था उनका क्या रहता था, हैवी रिलायंस ऑन द पब्लिक सेक्टर। हैवी रिलायंस मींस हैवी डिपेंडेंसी ऑन पब्लिक सेक्टर, और पब्लिक सेक्टर मींस गवर्नमेंट सेक्टर। प्लीज अपनी बुक पे इसको नोट डाउन कर लें। सो हैवी रिलायंस मींस हैवी डिपेंडेंस, टोटली डिपेंडेंट ऑन गवर्नमेंट सेक्टर। तो ज्यादातर क्या था कि उस टाइम पे गवर्नमेंट की ये साइकोलॉजी थी, देखो वो डर गए थे। डर कैसे गए थे, ब्रिटिशर्स को देख के। ब्रिटिशर्स क्या करते थे, सारे के सारे रिसोर्सेज एक्सप्लॉइट कर दिए उन्होंने। पहले ईस्ट इंडिया कंपनी को सेटअप करने दिया, फिर उन्होंने हमें ही एक्सप्लॉइट किया। ब्रिटिश जितने भी थे उन्होंने हमारे सारे रिसोर्स 200 साल तक हमारे रिसोर्सेज एक्सप्लॉइट किए, हमारे जो मिनरल्स है, जो हमारे लेबर्स थी, हर चीज को अपने पर्पस में यूटिलाइज किया। तो इस चीज डरते थे कि कहीं अगर हम प्राइवेट सेक्टर को आने देंगे तो प्राइवेट सेक्टर तो प्रॉफिट चाहता है, तो ये ना हो कि सिर्फ अपने प्रॉफिट के लिए वो फिर से, हमारे पास इतनी स्टेबिलिटी नहीं है। 1947 जब आजाद हुए तो इतनी स्टेबिलिटी नहीं थी। 200 साल से अगर सपोज करो किसी को, अगर आपको मैं 200 साल, वैसे आप तो नहीं होंगे इतने, तो लाइफ नहीं है। इमेजिन, जस्ट इमेजिन एक लाइफ, एक आदमी को 200 साल के लिए एक भारी सा पहाड़ उठा के छोड़ दिया जाता, 200 के साल के बाद अगर उसको छुड़वाया जाता तो डेफिनेटली वो डर जाता कि कहीं एक और पहाड़ उठाने को ना खा दे। तो वैसे ही वो डरते थे कि गवर्नमेंट सेक्टर डरता था कि प्राइवेट सेक्टर को हम इन्वॉल्व करेंगे तो प्राइवेट सेक्टर क्या करेगा कि हमारा सारा का सारा रिसोर्सेज होगा वो एक्सप्लॉइट कर देगा। तो गवर्नमेंट सेक्टर के पास कुछ नहीं होगा, क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर इतना पैसा नहीं था, रेवेन्यू जनरेट नहीं था, टैक्स कोई नहीं पे करता था, गवर्नमेंट कहां से पैसा लाती। तो वो उस टाइम की बात अलग थी। तो इसीलिए वो क्या करते थे, टोटली डिपेंड थे पब्लिक सेक्टर पे। तो वहां पे अगर पब्लिक सेक्टर की बात करें तो 1956 में दैट अगर बात की जाए तो यहाँ पे 17 इंडस्ट्रीज आर एक्सक्लूसिवली रिजर्व फॉर द पब्लिक सेक्टर एज अगेंस्ट द 12 इंडस्ट्रीज इन पार्ट एज द प्राइवेट सेक्टर। तो 17 सेक्टर नॉट इंडस्ट्रीज, सेक्टर्स। तो जैसे रेलवे हो गया, अब रेलवे में टोटली रेलवे, पूरा रेलवे हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गई, कम्युनिकेशंस हो गई,
यहाँ ऊपर सैटेलाइट्स हो गई, एटॉमिक एनर्जीज होगी, बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स थे। और रोड बात कर लें, इलेक्ट्रिसिटी की बात कर लें, सारे सेक्टर्स जो थे गवर्नमेंट के थे। और 12 सेक्टर्स ही ऐसे थे जो प्राइवेट के लिए थे, जैसे कॉटन मिल्स हो गया, या जूट मिल्स हो गया, या टी प्लांटेशन होगी। तो ये प्लांटेशन कुछ सेक्टर्स थे जो उन्होंने प्राइवेट को दिए हुए थे। तो 17 सेक्टर्स जो थे वो गवर्नमेंट के थे, 12 सेक्टर जो थे वो प्राइवेट के थे। तो प्राइवेट सेक्टर भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा था उस टाइम पे, क्योंकि हैंडीकैप इंडस्ट्रीज आपको पता है जा चुकी थी और ना ही हमारी टेक्नोलॉजी थी, जिसकी वजह से गवर्नमेंट टोटली डिपेंड थी किस पे, पब्लिक सेक्टर पे। सेकंड बात करें इसमें रेगुलेटेड डेवलपमेंट ऑफ प्राइवेट सेक्टर। दैट रेगुलेटर अब समझ लो, रेगुलेटेड मतलब होगा जो आपके गैस का रेगुलेटर है, ज्यादा या कम करना। तो कंट्रोल था, रिस्ट्रिक्शंस थी, कंट्रोलिंग थी गवर्नमेंट की ऑन डेवलपमेंट ऑफ प्राइवेट सेक्टर। उनको मैंने बताया डर था कि कहीं प्राइवेट सेक्टर सारा का सारा हमें एक्सप्लॉइट ना कर दे, इसी वजह से उन्होंने क्या किया कि उस पर रेगुलेटर रखा था। जब उनको लगता था कि ये ज्यादा बढ़ रहे हैं तो उसको रिस्ट्रिक्शंस कर देते थे, प्रोडक्शन कम कर देते थे, उनको हैवी ड्यूटीज इंपोज कर देते थे, या कुछ गवर्नमेंट ऑर्डर्स निकाल देते थे जिससे वो प्रोडक्शन ना कर पाए। ताकि उनको ये था कि अगर प्राइवेट सेक्टर अगर ग्रोथ कर गया और कल ऐसा ना हो कि वो हमारे ही रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करे, इसी वजह से उन्होंने क्या किया था, that is regular development of private sector. So economic policies prior to 1991 imposed several restrictions on private sector. For example, under the Industrial Act 1948, new industries could not be established without obtaining necessary license and getting itself registered. जब तक वो रजिस्टर्ड और लाइसेंस नहीं लेती थी तब तक वो कुछ भी प्रोड्यूस नहीं कर पाती थी। और वो कहाँ को देता, गवर्नमेंट को लगता था कि हाँ ये जो बनाने वाली उसका रिसोर्सेज बेहिसाब है, ले लो जाओ बनाओ, तो वो बनाने के लिए परमिशन देती थी, अदरवाइज उसको परमिशन नहीं मिलती थी। थर्ड वन इज अबाउट द प्रोटेक्शन ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एंड रेगुलेटेड लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। देखो 3 इंडस्ट्रीज हैं, पहले मैं बता दूं 3 इंडस्ट्रीज हैं। स्मॉल स्केल, एक नंबर 1 इज स्मॉल स्केल, नंबर 2 इज लार्ज स्केल एंड थर्ड वन इज हैवी इंडस्ट्रीज। 3 होगी, 1 इज स्मॉल स्केल, सेकंड वन इज लार्ज एंड थर्ड वन इज हैवी इंडस्ट्रीज। तो उन्होंने तीनों में से लार्ज स्केल को रेगुलेट किया, कंट्रोल किया, और स्मॉल और हमारी हैवी इंडस्ट्रीज को फ्री किया। तीनों में डिफरेंस मैं धीरे धीरे बताऊंगा, पहले आप इनका समझ लें। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती है जो छोटी छोटी, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती हैं, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज थी, जो घर के एक कमरे में सेटअप्स हो की जा सकती थी। जैसे एक फ्लोर में जो चक्की आपने देखी होगी, तो चक्की वाली इंडस्ट्रीज होगी, या हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज होगी जो गांव की गांव खुल जाती थी। और इससे फायदा क्या होता था कि इंप्लॉयमेंट जनरेट होती थी। तो उन्होंने स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को प्रमोट किया। जो कहता था कि सर मैंने स्मॉल स्केल इंडस्ट्री खोलनी है, मैंने पॉलिथीन पैकिंग का काम करना है, या मैंने पॉलिथीन बनाने कागज के, तो उनको परमिशन दी जाती, लाइसेंस दे दिया जाता था। बट कोई कहता था नहीं सर मैं बहुत बड़ी इंडस्ट्री खोलूंगा, टायर्स की इंडस्ट्री खोलूंगा, मैं ये करूंगा, उनको इंडस्ट्रीज को परमिशन नहीं मिलती थी। सो उन्होंने क्या किया, प्रोटेक्शन ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री प्रोटेक्ट किया। जहां पे उनको घाटा होता था उनको पैसे दे दिए, या उनको अच्छी सब्सिडीज दे दी, या उनको इजी टू एक्सेस दे दिया। तो जिससे वो क्या हुआ, उनको प्रोटेक्ट किया गया और रेगुलेट किया गया किसको, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज को। So while the large scale industries were regulated or restricted through the such act as the MRTP Act, okay, and the small scale industries was offered the protection in the various way. क्लियर हो गया। सेकंड वन इस बात अगर नेक्स्ट टॉपिक बात की, डेवलपमेंट ऑफ द हैवी इंडस्ट्रीज और स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस। तो मैंने ये भी मैं बता रहा हूँ आपको कि उन्होंने हैवी इंडस्ट्रीज को भी क्या किया। सो फर्स्ट इंडस्ट्री स्मॉल, सेकंड वन इज अ लार्ज, थर्ड वन इज अ हैवी। तो लिख लें अपनी कॉपी पे। तो लार्ज को उन्होंने रिस्ट्रिक्ट किया, स्मॉल को प्रमोट किया, और हैवी को भी। हैवी इंडस्ट्रीज वो इंडस्ट्रीज होती हैं जैसे कि आयरन एंड स्टील, पेट्रोलियम, क्रूड ऑयल वाली ऐसी इंडस्ट्रीज जिनके बिना देश चल ही नहीं सकता। आयरन और इंडस्ट्रीज नहीं चल सकती, आयरन स्टील वगैरह नहीं होगा तो कहाँ पे रन होगा, प्रोडक्शन कैसे होगी। क्रूड ऑयल नहीं होगा, पेट्रोलियम नहीं होगा तो कहाँ प्रोडक्शन होगी, कोल प्रोडक्शन नहीं होगी तो कहाँ प्रोडक्शन होगी। तो नेचुरली ऐसी इंडस्ट्री जिनके बिना कोई भी काम नहीं हो सकता। सेल, गेल, आपने बहुत सारे नाम सुने होंगे ऐसी इंडस्ट्रीज को। तो इलेक्ट्रिसिटीज के इंडस्ट्रीज या थर्मल पावर प्लांट्स, तो ऐसे प्लांट्स जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री जिससे पूरी कंट्री रन होती थी, ऐसी को इन्होंने प्रमोट किया। स्मॉल स्केल को प्रमोट किया, बट लार्ज स्केल जो प्राइवेट थे उनको इन्होंने रिस्ट्रिक्ट किया। सो इंडस्ट्रीज ऑफ स्टडीज सिग्निफिकेंस ऑफ दीज विच आर सर्व एज अ यूनिवर्सल इंटरमीडिएटरीज। ऐसे इंटरमीडिएटरीज जिसके बिना काम नहीं चलता था, उनको इन्होंने प्रमोट किया। फिफ्थ वन करें, थ्रस्ट ऑन द सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। थ्रस्ट मतलब क्या होता है, थ्रस्ट करना, जोर डालना। इन्होंने ज्यादातर 1991 तक जोर डाला किस पे, सेविंग पे और इन्वेस्टमेंट। जितने लोग सेव करते थे उतनी इन्वेस्टमेंट। अब फिर से चलो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम मैक्रो इकोनॉमिक्स पे अगर नहीं पढ़ा तो प्लीज उसको देख लें आप। एपिसोड सेकंड में आपको वो मिल जाएगा हमारे, तो एपिसोड सेकंड देख सकते हैं, नहीं तो आप इसको फर्स्ट या सेकंड में पढ़ा होगा मैक्रो इकोनॉमिक्स सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो उसमें हमने मेंशन किया था कि देखिए एक हाउस होल्ड जो होता है वो प्रोड्यूसर सेक्टर के पास जाता है पैसे लेके। तो अगर सारे के सारे पैसे कंजप्शन एक्सपेंडिचर पे नहीं किए जाते, वो क्या करता है, कुछ पैसे जो होता है
चुरा लेता है, विड्रॉ करता है, याद है विड्रॉल ऑफ मनी, तो विड्रॉ करके सेविंग करता था बैंक में, और बैंक क्या करता था उसको लीकेज कर देता था, इंजेक्ट कर देता था सर्कल में इन द फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट। वो कहता है जितने पैसे आप जो खर्च नहीं करना चाहते प्लीज उसको सेव कर दे, बैंक में, घर में नहीं, तकिए के नीचे नहीं, बैंक में सेव करे, ताकि वो जो पैसा बैंक है वो उसको लोन प्रोवाइड करवा सके, ताकि वो पैसे यूटिलाइज हो सके। और यूटिलाइज होने का मतलब आप समझते ही हैं कि उसको दूसरे ऐसे बंदे को दे दिया जाए जो प्रोडक्शन करेगा। जब वो प्रोडक्शन करेगा तो डेफिनेटली उससे इकोनॉमी की जीडीपी बढ़ेगी। तो उन्होंने 1991 तक थ्रस्ट किया, जोर दिया ऑन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, ज्यादा से ज्यादा सेव करो और ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट करो। 6th वन इज अबाउट द प्रोटेक्शन ऑफ द फॉरेन कॉम्पिटिशन, और फॉरेन कॉम्पिटिशन से प्रोटेक्ट करना भी बहुत ज्यादा जरूरी था। 1991 तक काफी ज्यादा प्रोटेक्ट किया। प्रोटेक्शन कैसे दी जाती है कि बाहर से आने वाले सामान पे हैवी टैक्स लगा दो। जो 10 रुपए का पेन था इस पे 100 रुपए टैक्स लगा दे तो यहाँ कितने का बिक गया, 110 रुपए का। जो कंट्री में बनने वाला पेन 10 का मिलेगा और बाहर से आने वाला 110 का मिलेगा, तो डेफिनेटली हम 10 वाला परचेज करेंगे। वो ब्रांड अलग है, दैट इज अ डिफरेंट ब्रांड ही लेना मैंने। अब आज Xiaomi की बात करें, लावा की बात करें, या माइक्रोमैक्स की बात करें, जो इंडिया में फोन बनते हैं, या जो चाइनीज फोन है तो उनकी बहुत कम कॉस्ट है, बड़ी कम प्राइस है। बट एप्पल की लाख रुपया सेम फीचर्स देते हैं। सैमसंग गैलेक्सी की बात करें तो 60,000 या 70-86,000 जाता है। तो हम सैमसंग गैलेक्सी और आईफोन भी लेते हैं, लेकिन उसी के साथ अगर हम कंट्री की बात करें तो जो बाहर से जो प्रोडक्ट्स आते हैं उस पर इतना ज्यादा टैक्स इम्पोज किया जाता है ताकि वो लोग ना परचेज करें। इससे प्रोटेक्शन मिली स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को, जो छोटे छोटे पेन बनाने वाले इनको, या मोबाइल वालों, ऐसे लोगों को क्या हुआ कि ऐसे लोगों को ये प्रोटेक्शंस मिली ताकि वो अपनी प्रोडक्शन कंटिन्यू करें। और बहुत सारे ज्यादा लोग, अगर सपोज कीजिए 10 का पेन हमारा, 10 का पेन अमेरिका का, या 16,000 में आईफोन मिल रहा है, 16,000 में Xiaomi मिल रहा है, तो डेफिनेटली सारे लोग तो आईफोन ही लेता है। तो इस हिसाब से तो कोई और लेगा नहीं, Xiaomi लेगा नहीं। तो ऐसी कंट्रीज के जो प्रोडक्ट्स होते हैं उन पे ज्यादा टैक्स लगा दिया जाता है, और अपनी कंट्रीज की चीजों को उन्होंने प्रोटेक्ट करने के लिए क्या किया, फॉरेन कॉम्पिटिशन से उनको हैवी ड्यूटी जो थी इम्पोज की। 7th वन की बात करें, दैट इज अ फोकस ऑन इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूट। इम्पोर्ट का सब्स्टिट्यूट, क्लास में टीचर नहीं आया तो क्या सब्स्टिट्यूशन देख के आओ। सब्स्टिट्यूशन मतलब उसकी जगह कौन आएगा। तो जो चीजें हम बाहर से इंपोर्ट करते जो हमारे देश में नहीं बनती थी, जो चीजें हम बाहर से देश से लाते थे, अभी इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन हो गया। जो चीज देश से बाहर से आ रही तो बेटर है उसको देश के अंदर ही बनाई जाए। मेक इन इंडिया इसी का प्लान है कि कंट्री के अंदर बनाई जाए चीजें जो देश से बाहर से आ रही है। इससे ये दो चीजें होती, एक एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती, दूसरा बाहर से आने वाली कंट्री से तो हमारा पैसा जो बाहर जा रहा था, फॉरेन एक्सचेंज बताया जब हम इंपोर्ट करेंगे तो पैसा बाहर जाएगा, तो वो हमारा सेव होता और उस पैसे को हम कहीं और यूटिलाइज कर सकते थे। तो उन्होंने क्या किया, फोकस ऑन इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। 1991 से पहले ये चीज की जाती थी। 8 पान करें, रिस्ट्रिक्शंस ऑन द फॉरेन कैपिटल, बाहर से आने वाली जितनी भी जो मशीनरी थी, कैपिटल थी, उन पे भी रिस्ट्रिक्शंस लगाई। देखो उन्होंने बाहर का लिंक ही तोड़ दिया। 1991 तक तो वो इतना डर चुके थे, 1947 के बाद इतना डर चुके थे, उनको लगता है बाहर के देशों को अगर यहाँ आने दिया, इन्वेस्टमेंट इनकी आने दी, इनकी मशीनें लाई, तो मशीनों के साथ उनको लेबर भी आएगी, उनका पता नहीं क्या क्या आएगा। तो डरते थे, उन्होंने बाहर से आने वाली सारी चीजें बंद कर दी। उन्होंने कहा देश के अंदर जितना है कम खाओ, अच्छा खाओ। अब कोरोना के टाइम पे यही कहा जाता है, आप भी अपने पेरेंट्स को बोलते हो कि नहीं पापा जल्दी आ जाएगा, मत जाओ, छोड़िए कोरोना ये है। तो यानी कि कम खाएंगे लेकिन एटलीस्ट सेफ तो रहेंगे। तो वही चीज है कि हम रिस्क नहीं लेते हैं। अब कोरोना के टाइम पे हम रिस्क नहीं ले रहे, अपने पेरेंट्स को बाहर नहीं भेजते, बच्चों को बाहर नहीं भेज रहे, पेरेंट्स आपको बाहर नहीं भेज रहे कि कोरोना है, स्कूल मत जाओ, वहां मत जाओ, खेलने मत जाओ, दोस्तों के साथ मत घूमो, क्योंकि कम एंजॉयमेंट करो बट एटलीस्ट सेफ तो रहो। वैसे ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1990 तक सोचती थी कि कम करेंगे, प्रोडक्शन कम होगी, सब कुछ कम होगा, लेकिन एटलीस्ट सेफ रहेंगे, इसीलिए उन्होंने फॉरेन कैपिटल को भी क्या करता, रिस्ट्रिक्ट करा था। सो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वाज कंट्रोल्ड एंड रेगुलेटेड थ्रू द Foreign Exchange Regulatory Act, that is the FERA, and loan and abroad were according to the higher priority than FDI. फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से ज्यादा वो लोन वगैरह ले लेते थे बट इन्वेस्टमेंट लेना प्रेफर नहीं करते थे। एंड द लास्ट वन इज अबाउट द सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग। सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग की अगर बात करें तो प्लानिंग जो थी पहले प्रिंसली कोर्ट से राजे ही डिसाइड करते थे, ये बुलंदशहर की किला है तो ये हमारा राज्य हो गया, वो उसका राज्य हो गया, इसका राज्य होगा। फिर उसके बाद स्टेट आ गई कि ब्रिटिशर्स आए तो ये हमारा कोलकाता स्टेट को, दिल्ली की कोई कुछ, तो मुगल ने अपना राज किया, उन्होंने अपना राज किया, मराठा ने अपना राज किया, तो पूरे कंट्री को डिवाइड किया हुआ था। तो उन्होंने इसको क्या किया, एक सेंट्रलाइज बना दिया, यानी कि अब सेंटर यानी गवर्नमेंट जो थी दिल्ली से इसको कंट्रोल करती थी, और बाकी जो सब स्टेट थी सीएम जो थे, पीएम और सीएम वाला कंसर्न, पीएम एक लीड करता था, उसके सीएम उसको फॉलो करते थे, और पूरी कंट्रीज को सेंट्रलाइज प्लान किया जाता था। सेंटर में से एक बंदा ऑर्डर करता था और उसी ऑर्डर की बिहाफ पे सारी की सारी कंट्री रन होती थी। ये उस टाइम का क्या था, फीचर था, यानी उस टाइम के ये फीचर रहा कि फीचर्स क्या था। अब अगर बात करें, ये प्लानिंग तो उनकी थी 1991 तक की, तो गवर्नमेंट ने अचीव कितना किया।
वैसे तो अचीवमेंट और जो फेलियर है वो काफी लंबा कंसेप्ट चला जाएगा, तो हम एक काम करते हैं, अचीवमेंट और फेलियर को अपने नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करें। तो आई थिंक दैट्स अ गुड आइडिया। अचीवमेंट तो वैसे तो उसमें फेलियर नहीं है, तो आप अचीवमेंट तक ही जा सकते हैं, अचीवमेंट कर सकते हैं। हम फेलियर लेटर ऑन डिस्कस कर लेंगे, तो इसके हिसाब से आपको फेलियर में पॉइंट बता दूंगा कैसे बनेगा। सो अचीवमेंट ऑफ द गोल ऑफ 5 ईयर प्लान, दैट मीन्स जो हमने ये पॉलिसी बनाई 1991 तक, कितनी अचीवमेंट हुई। आपने एक प्लान बनाया 10th में, या आपने 11th में, आप 12th की अब स्ट्रेटेजीज लेके चल रहे हो, आपकी स्ट्रेटेजीज हैं कुछ, अब स्ट्रेटेजीज हैं, बट फाइनली अचीव क्या किया। जितना आपने, जैसे आपने कहा ट्यूशन पढ़नी चाहिए, आपने कहा मम्मा नेट चाहिए, आपने कहा पापा मोबाइल चाहिए, आपने कहा मैं 6 बजे उठूंगा, कोई कहता मैं पूरी रात पढ़ूंगा, कोई कहता मैं ऐसे पढ़ूंगा, कोई कहता मैं नोट्स पढ़ूंगा, कोई कहता यूट्यूब पढ़ूंगा। तो आपने प्लानिंग बनाई, आपने स्ट्रेटेजीज बना ली, आपने फीचर्स बना ली, जो जो आपने करना था, बट व्हाट अबाउट द अचीवमेंट्स, कितना स्कोर, परसेंटेज कितनी है। तो इतनी सारी प्लानिंग करना, हैवी इंडस्ट्रीज को रिस्ट्रिक्ट प्रमोट करना, स्मॉल को प्रमोट करना, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को बंद कर देना, ये लाइसेंस या कोटा, ये सब कुछ किया। अचीवमेंट्स क्या थी। अचीवमेंट्स की बात करें, सबसे पहले इंक्रीज इन नेशनल इनकम, तो उसमें बताया गया कि नेशनल इनकम बढ़ी। क्या बढ़ा? नेशनल इनकम, देश की इनकम, नेशनल इनकम बढ़ी। कैसे बढ़ी? फर्स्ट 5 ईयर प्लान में 4.2 जो थी ग्रोथ रेट ऑफ द नेशनल इनकम, ग्रोथ रेट बता रहा हूँ, ये अकॉर्डिंग टू 2004 एंड 5 सेंसस है, तो उस प्राइसेस पे 2004 प्राइसेस के हिसाब से, तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान में जो थी 4.2 थी, सेकंड 5 ईयर प्लान में 4.2 ग्रोथ रही, फिर आफ्टर थर्ड प्लान वो 2.6 रही, फोर्थ में 3.2, देन आफ्टर वो बढ़ना शुरू हुई 4.9, 5.4, 5.5, 6.7, 5.5, 7.5, 8.2 एंड 8.0। तो जनरली अगर देखा जाए तो आपकी बुक्स, प्लीज आप बुक से टैली कर लीजिएगा, क्योंकि हर एक बच्चे का एडिशन अलग होगा। मेरा एडिशन 2017 का होगा, किसी का 18 का होगा, किसी का 2020 होगा, तो डेटा जो होगा वो थोड़ा आगे पीछे होगा, तो डोंट बी बॉदर अबाउट दैट। जो आपकी बुक्स में है उसको, डेटा को आप प्लीज मेंशन करें। तो वही चीज है, पहली जो अचीवमेंट हमने इसमें की 5 ईयर प्लान में, द वेरी फर्स्ट थिंग इज नेशनल इनकम को इंक्रीज हुई। सेकंड बात करें, इंक्रीज इन द पर कैपिटा इनकम, एक पर कैपिटा इनकम। अब अपने दादाजी के टाइम की बात करें या अपने पापा की बात करें, तो पापा कहते हैं मेरी टाइम की तो पॉकेट मनी जो होती थी वो 1 रुपया या 10 पैसे या 20 पैसे या 30 पैसे, वैसे तो पापा के टाइम पे इतनी नहीं होगी, मतलब 1-2 रुपए या 5-10 रुपए तो होंगी। पापा के 10 रुपए भी नहीं होंगे, वो तो आपके बचपन का 10 रुपया रहा होगा, बट पापा के टाइम पे तो 1 रुपया ही काफी होता होगा। तो डेफिनेटली अब इतना पैसा पीछे से, जहां 1 रुपया पापा का था तो आपका 10 हुआ, अब आगे डेफिनेटली जनरेशन 10 रुपए से क्या होगा, 500-1000 तो मांगेगी। तो यही चीज होती है कि पर कैपिटा इनकम बढ़ी है, इंडिविजुअली इनकम बढ़ी है, क्योंकि जितनी नेशनल इनकम बढ़ेगी, पॉपुलेशन को डिवाइड करोगे तो पर कैपिटा इनकम भी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। तो पर कैपिटा इनकम भी हमारी बढ़ी है। कितनी बढ़ी है, अलग अलग बुक्स में अलग अलग डेटा आपको मेंशन किए गए हैं। हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन, तो हम कहते हैं कि इन्फ्लेशन रेट जो था वो भी बढ़ा है, बट इन्फ्लेशन भी बढ़ी है। नेचुरली इन्फ्लेशन जो थी वो बढ़ी है, तो इन्फ्लेशन रेट बढ़ना अच्छा तो नहीं है, अचीवमेंट नहीं है, बट हमने फिर भी इसको कंट्रोल किया। तो कहते हैं कि प्रोडक्शन बढ़ने के साथ साथ हमने कुछ बहुत सारी चीजों पे रेट भी कम किए थे। थर्ड वन इज अबाउट द अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस। अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस की अगर बात करें तो सॉरी गाइज, इसमें आई थिंक पेज फटे हुए हैं, सॉरी, इसकी बुक के वही मैं कहूँ, फेलियर तो था बुक में, सॉरी माय मिस्टेक। सो अगर अचीवमेंट्स की बात करें तो अचीवमेंट्स इसके बाद जो था हमारा फुल एम्प्लॉयमेंट रेशियोज की बात करेंगे हम लोग, कि जो फुल एम्प्लॉयमेंट रेशियोज थी वो भी हमारी बड़ी है। हमने फुल एम्प्लॉयमेंट रेशियोज को भी हमने अटेन किया, जितनी एम्प्लॉयमेंट थी उसको भी हमने किया। सेल्फ सफिशिएंसी की बात करेंगे, सेल्फ सफिशिएंसी भी हमने अटेन की। साथ ही साथ मॉडर्नाइजेशन हो गया। आपने इक्वेलिटी की बात करें, इक्वेलिटी या रीजनल की बात करें, रीजनल इक्वेलिटीज, या आप स्टेट वाइज कह लें या आप सेक्शंस ऑफ द सोसाइटीज कह लें, उनकी बात करें, तो ये सारी जो थी वो अचीवमेंट्स है। जबकि फेलियर्स को नेचुरली एम्प्लॉयमेंट बढ़ी तो फुल एम्प्लॉयमेंट थोड़ा ना होगी, हर बार तो अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ी है। अगर एम्प्लॉयमेंट प्रोसेस की बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी अच्छी नहीं हुई है, या एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन सेक्टर्स में भी अच्छी नहीं हुई है, ग्रोथ हुई। सोशली भी आज तक हम अपने आप को डेवलप नहीं कर पाए, तो उस टाइम पे कितना डेवलप हुए होंगे। या हम स्किल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी एक चंडीगढ़ अच्छी हो गई, मेट्रो लखनऊ में चल पड़ी, दिल्ली में चल पड़ी, यहाँ चल पड़ी, वहां चल पड़ी, बहुत सारी स्टेट्स या सिटीज ऐसी थी जहाँ पे अभी तक मेट्रो नहीं चली। तो बहुत सारी अनइक्वालिटीज, स्किल डिस्ट्रीब्यूशन भी रही हैं। तो अचीवमेंट्स और प्लानिंग को आप प्लीज एक दफा रीड आउट कर लें। कोई भी डाउट आएगा आप वीडियो के बाद में आप मेरे से प्लीज इस पॉइंट्स को डिस्कस करें, ठीक है। तो वही मैं सोच रहा था, मेरी बुक पुरानी थी थोड़ी, तो किसने आई थिंक फाड़ दी पे निकल गए हैं,
सो डोंट बी वरीड अबाउट दैट। हम इसको पॉडबीन क्लास में इसको कंटिन्यू करें। इस क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं। प्लीज आप अपने अचीवमेंट्स और फेलियर, ये आपका होमवर्क है आज का, कि आप अपने अचीवमेंट्स और फेलियर को प्लीज एक रीड आउट करें। रीड आउट करेंगे, अंडरलाइन करेंगे, जो भी पॉइंट्स होगा डेफिनेटली आपको समझ आएगा। और इसको समझने के बाद हम इसकी पॉडबीन क्लास पे 1 by 1 हम आपसे ही पूछेंगे यार कि इसकी जो है अचीवमेंट्स और फेलियर क्या रहे। साथ ही साथ आप कमेंट बॉक्स में अपने अचीवमेंट्स और फेलियर को भी लिखें, ताकि सारे बाकी जो बच्चे हैं जिनकी बुक्स में अलग अलग होंगे, वेरीज होंगे, हमें पता चल जाएगा कि इनकी बुक्स में अचीवमेंट्स क्या है और उनकी बुक में अचीवमेंट्स क्या है और फेलियर क्या है। बट मोस्टली कॉमन ही रहने वाले हैं। आप एक दफा रीड आउट करेंगे तो आपको वो कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। सो चैप्टर 2 में इतना ही है, दैट इज अबाउट द फीचर। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव, शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव जरूरी है। अचीवमेंट्स और फेलियर 1 मार्क्स में से ही निकलते हैं ज्यादा। लिखने वो आ सकते हैं, अचीवमेंट्स आ सकती हैं, डोंट बी बॉदर अबाउट दैट। वो डेटा पूरा का पूरा नहीं लिखना है आपने, सिर्फ फर्स्ट 5 ईयर प्लान और लास्ट 5 ईयर प्लान में ही मेंशन या कंपेयर कर सकते हैं कि फर्स्ट में 4.2 अगर नेशनल इनकम थी तो वो लास्ट में 8.2 ग्रोथ रेट हो गया नेशनल इनकम का, तो आप वो मेंशन कर सकते हैं। इसमें कोई भी वरी लगने वाली चीज नहीं है। सो आई होप आपको अचीवमेंट्स और फेलियर भी समझ आया हो, कितना हमने अचीव किया, कितना हम फेल हो गए, क्या फीचर्स थे 1991 तक की पॉलिसी का। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो फीचर ही आते हैं, अचीवमेंट और फेलियर बड़ा रेयरली आता है। 3 या 4 मार्क्स में आते हैं अचीवमेंट और फेलियर, 6 मार्क्स में इसके फीचर्स और लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स रहते हैं। और ज्यादातर 3 मार्क्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव में 1 पॉइंट आ जाएगा, दैट लाइक मॉडर्नाइजेशन एज अ लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव एक्सप्लेन। तो वैसे भी एक क्वेश्चन इसमें से आ जाता है। सो प्लीज ट्राई टू मेक योर ओन आंसर्स, अपने क्वेश्चंस खुद आंसर्स खुद बनाएं। अब ये इंडियन इकोनॉमी है, इसमें आपको अपने आंसर्स खुद लिखने होंगे। कंसेप्ट का आपको पूरा नॉलेज होना चाहिए। जब आपको कंसेप्ट क्लियर होगा तो डेफिनेटली आप अपने आंसर्स भी इसमें बना सकेंगे। आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी। एपिसोड 15 में हम इतना ही रखेंगे। अब एपिसोड 16 में हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए टिल बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे। बाय।